हाउ टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। तो सबको पता था तीन तरह की डेफिसिट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा, रेवेन्यू रिसिप्ट कम। किस तरह का डेफिसिट था? रेवेन्यू डेफिसिट। आपकी नेट बोरोइंग जो रिप्रेजेंट होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? एफडी, फिजिकल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करिए, बट टोटल रिसिप्ट में आपको बोरोइंग नहीं लेना है। इसे क्या बोलते हैं? यही फिजिकल डेफिसिट है फॉर्मूला। और इसके बाद डायरेक्ट आंसर जो आएगा दैट वुड बी फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट में आप फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देते थे इंटरेस्ट, और अगर आपका फिजिकल डेफिसिट जीरो है मतलब आपके देश पे कोई भी बोरोइंग नहीं है, तो वो कंट्रीज जिनकी बोरोइंग जीरो होती है इंटरनली भी एज वेल एज एक्सटर्नली भी, देयर एफडी रिमेन्स जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है। तो क्या पाकिस्तान का एफडी जीरो हो सकता है? उनका एफडी हीरो है। जीरो नहीं है, हीरो है, दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा वाला, जैसे जिम्बाब्वे वगैरह में। चलिए, तो भाई कोई भी इंसान अपने नुकसान को, डेफिसिट को कम कैसे करेगा? या तो औकात में आ जाओ या तो हिम्मत बढ़ा लो। वही ऐसे शाहरुख खान वाला बताया था ना। तो हिम्मत कैसे बढ़ाओगे? कमाई बढ़ा लो। औकात कैसे कम करोगे? खर्चे रोक लो। तो यहां तक बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो ये बातें सबने लिख ली अपनी कॉपी में। ईदर यू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर और यू इंक्रीज योर सोर्स ऑफ इनकम। सब एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा, बजट है तो एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो ग्रोथ अगर आपके देश में ज्यादा है तो सर इससे डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल। ग्रोथ अगर ज्यादा है तो भाई आपके देश में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी, आपके पैसे से भी, और बाहर से पैसा आएगा। बाहर से पैसा आएगा तो गवर्नमेंट जमीनें बेचेगी, तो गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट होगा वो बढ़ जाएगा। बाहर से पैसा आएगा, बिजनेस होगा, गुड्स बिकेंगे, सर्विसेज बिकेंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। तो कमाई बढ़ेगी तो डेफिसिट कम होगा कि नहीं होगा बच्चों? समझ में आ गया? और अगर आपके देश में 100 रुपए का सामान जो बिकना चाहिए 100 रुपए में वो बिक रहा है 125 में, तो मोर मनी इज नीडेड। इन्फ्लेशन हो रहा है तो फालतू पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। जहां पे आपको 1 करोड़ खर्च करना है वहां 1.25 करोड़ खर्च हो रहा है, जहां 2 करोड़ खर्च करना है वहां 2.5 करोड़ खर्च हो रहा है। तो अननेसेसरली, अनलॉजिकली, आप इलॉजिकली आपका खर्चा बढ़ रहा है। आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बट ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो अननेसेसरली ज्यादा खर्चा करते हैं। आपने अगर अपना घर बहुत बड़ा सा बनवा लिया, वायरिंग बड़ी हैप्पीजार्ड वे में है, तो करंट का लीकेज होता है बच्चों। क्या होता है? लीकेज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पैनलिंग सिस्टम होता है, आपको वो करवाना पड़ेगा। अगर आपने पैनलिंग करवाई है तो आपकी वायर्स सो कॉल्ड अननेसेसरी ज्यादा घूमी हुई नहीं है। वायर अगर 4 मीटर की जरूरत है और आपने 8 मीटर या 6 मीटर दौड़ाई है, तो 50% वायर अगर आपने एक्स्ट्रा दौड़ाई तो करंट को आने में ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। 10 यूनिट करंट लेने के लिए अगर 11 यूनिट खर्च होता है, क्योंकि भाई करंट को कैरी करने के लिए भी करंट चाहिए। आप 10 kg का बैग कैरी करें और 2 kg का बैग कैरी करें, तो आपकी एफिशिएंसी में 80% का फर्क नहीं आएगा, ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि अपने आप को भी तो कैरी कर रहे हो। नहीं समझ में आया बात? पक्का? तो अगर आपको वायर लगाना है घर में 4 मीटर्स, आपने लगा दिया 6 मीटर्स, तो करंट कैरी करने के लिए भी करंट चाहिए। तो अननेसेसरी फालतू वायर अगर लगा है तो पैनलिंग से वायर छोटे हो जाते हैं। प्रॉपर एमसीबी लगवा लीजिए, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के आप डायोड्स लगवाइए, अच्छी क्वालिटी के कॉपर क्वालिटी के सर्किट्स लगवाइए। अगर पता लगा पूरे घर में एल्यूमिनियम की वायरिंग करा के बैठे हैं तो करंट की लीकेज ज्यादा है, कॉपर में कम है। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पड़ा होगा, वही चीज यहाँ पे भी बच्चों। तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई हमारा डेफिसिट हो रहा है, क्यों हो रहा है डेफिसिट हमारा? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड जो खर्चा है ये है 10,000 करोड़, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है, मैं रेवेन्यू रिसिप्ट की बात ना भी करके अगर टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो ये हो रहा है हमारा लेटस से 9,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ का डेफिसिट होगा। अब ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों 10,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर, ये एक्चुअली महंगाई बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ी है सर? 25%। कितनी बढ़ी है? 25%। अगर महंगाई ना बढ़ी होती तो खर्चा कितना होता? लेट द ओरिजिनल प्राइस बी 100, तो आज बढ़ी हुई प्राइस कितनी हो गई? 125। फिर से बोल रहा हूं, आज महंगाई बढ़ी है और 100 रुपए का खर्चा कितने पे चला गया? 125।
तो अगर आप आज 125 खर्च कर रहे हैं, बट खर्च करना चाहिए था सिर्फ 100, तो अगर आपका आज खर्चा 10,000 करोड़ है, तो ओरिजिनली इट शुड हैव बीन ओनली 8,000 करोड़। सर कैसे आया? अरे भाई 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो आपका 8,000 करोड़ रुपए जहां पे खर्च होना है, इन्फ्लेशन की वजह से दैट खर्चा हैज गॉन अप टू 10,000 करोड़। अगर एग्जैक्टली 8,000 करोड़ खर्च होता और आपका सो कॉल्ड रेवेन्यू 9,000 करोड़ है, had there been any deficit children, had there been any deficit, there would have been no deficit। तो जिन कंट्रीज में इन्फ्लेशन होता है, उन बेचारों को एक्चुअल की बजाय बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, बट उतनी उनकी कमाई होती नहीं है, रिसिप्ट होती नहीं है, तो दे फेस डेफिसिट। नहीं समझे? नहीं समझे? आप दौड़ तो सकते हैं 100 मीटर्स, बट क्योंकि एस्थमा का इशू है थोड़ा सा, इसलिए आप उतना तेज नहीं दौड़ सकते जितने में आप फर्स्ट आ जाए। तो आपके अंदर स्पोर्टिंग स्पिरिट का प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ डिजीज जो आपको दौड़ने नहीं दे रही है। नहीं समझे बात को? है इंटेलिजेंट बहुत, आपका आईक्यू टेस्ट किया साइकोलॉजिस्ट ने और बोला कि भाई आईक्यू तो आइंस्टीन से भी तेज है, बट आवारा दोस्तों का साथ है, इस वजह से पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो चलाना जानता है घर वालों को, दोस्तों को, टीचरों को। समझ में आ रहा है ठंडा पानी? खोपड़े में बात गई कि नहीं बात गई? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए, तो ग्रोथ ज्यादा होगी, इस वजह से भी आपका डेफिसिट कम हो जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट्स बढ़ेंगी। इन्फ्लेशन अगर आप लो रखेंगे तो फालतू आपका खर्चा होगा नहीं, ज्यादा खर्चा जब होगा नहीं तो डेफिशिएंसी कभी आएगी नहीं। तो ये तो हमने दाएं बाएं की सुपरफिशियल बातें कर ली। अब बात करेंगे डायरेक्ट चिल्ड्रन, कैसे बजट का डेफिसिट करेक्ट होगा। गवर्नमेंट ये जो 48 रुपये 55 पैसे हर महीने सिलेंडर का आपको देती है, ये देना बंद कर दे। जो किसानों को हर महीने कुछ पैसे 1,000-2,000 मिलते हैं, वो देने बंद कर दें। जब गवर्नमेंट इस तरह की सब्सिडीज कम करेगी, जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान में अपने खर्चों की बातें की हैं, कुछ फालतू के भी होते हैं उसमें से, उन एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट कम कर दे। खोपड़े में बात गई। गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, लोगों को बिना काम के पैसे दे रही है, अमेरिका की भाषा में इसको डोल बोलते हैं, DOLE, इन सब पेमेंट्स को गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, नमस्कार। जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद सरकारी इंप्लॉय को पेंशन, नमस्कार। डिफेंस वालों को जो सस्ता सामान मिलता है कैंटीन के थ्रू, नमस्कार। समझ में आ गया? ऐसी कोई भी सब्सिडी और फालतू के खर्चे को गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। क्या होगा सर? अभी टोटल एक्सपेंडिचर है 48,000 करोड़ और रिसिप्ट है 45,000 करोड़। कितना बच्चों आपको डेफिसिट नजर आ रहा है? 3,000 करोड़। अगर गवर्नमेंट 48,000 करोड़ रुपीस के खर्चे में अपना कम कर दे 1,000 करोड़ की जो सब्सिडी लुटाए पड़ी है, कम कर दे जो आलतू फालतू एक्सपेंडिचर, 5 ईयर प्लान तो अब नहीं बनते बट पहले बनते थे, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन ये सब दे रही है 3,000 करोड़, ये सारे खर्चे कम कर दे, तो गवर्नमेंट का खर्चा 48 से गिर के कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 42,000 करोड़। कंपेयरिंग दिस 42,000 करोड़ विथ 45,000 करोड़, है किसी तरह का डेफिसिट बच्चों? नहीं है। 45,000 करोड़ आएगा अगले साल और खर्च कितना है बजट में? 42,000। रादर वील हैव अ सरप्लस बजट। मतलब आप तो कह रहे थे सरप्लस बजट खराब होता है। अगर ये चीजें हैं तो खराब नहीं है। अगर हमने कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई, फैक्ट्री लगवाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डैम बनाया, फ्लाईओवर बनवा रहे हैं गडकरी अंकल हमारे, नए सो कॉल्ड टनल्स बन रहे हैं, तो उससे तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। यहाँ पे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फोकट का पैसा दे दो, टैबलेट बांट दो, लैपटॉप बांट दो, करती है ना गवर्नमेंट से बरकत है, तो क्या इससे कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? बच्चे फेसबुक चलाएंगे दिन भर बैठ के। लॉजिक समझ में आया? तो ये खर्चे अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करे और बजट सरप्लस हो गया, तो उस 3,000 करोड़ के सरप्लस की गवर्नमेंट प्लानिंग करे कि अगले साल हम ये 6,000 करोड़ नहीं खर्च करेंगे, तो आर 48,000 करोड़ वुड बी हैविंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली 42।
कितना पैसा मिलने की उम्मीद है गवर्नमेंट को? 45। तो ये 3000 करोड़ जो एक्सेस आएगा, इससे दिल्ली मुंबई एक फ्लाईओवर बना देते हैं, या एक हाईवे बना देते हैं, एक्सप्रेसवे, सुपरवे बना देते हैं। तो दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस जो प्लेन से 2-2.5 घंटे में कवर होता है, ट्रेन दुरंतो टाइप वंदे भारत भी होगी तो 10-11 घंटे, हम ऐसा हाईवे बनाएंगे जिससे आदमी 8 घंटे में पहुंच जाए। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलेगी, या तो मुंबई पहुंचेगा या तो सीधे ऊपर जाएगा, या उस पर फ्रिक्शनलेस ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाई जाए। लॉजिक अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर ये खर्चे गवर्नमेंट कम कर ले तो सरप्लस बजट अच्छा है। बट अगर असेट बनवानी है, डैम बनवाना है, और को वो ना बनवाए, सरप्लस में आ जाएगा बजट, क्या फायदा फालतू पैसा रखकर? पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर आपका बजट डेफिसिट है, अच्छी बात है, प्रोवाइडेड एसेट का क्रिएशन होना चाहिए। अगर ये रोजमर्रा की लॉलीपॉप पब्लिक को देनी है वोट के चक्कर में, ड्यू टू दिस इट इज हैविंग डेफिसिट, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चे को लाड प्यार करिए, अच्छे संस्कार दीजिए। वो मोबाइल मांगे तो उससे आप लैपटॉप दे दीजिए, चॉकलेट मांगे तो थोड़ा उसको चॉकलेट फ्लेवर का दलिया या ओट्स खिला दीजिए, दिस इज गुड। तो पैसा खर्च करना बच्चे के ऊपर इज नॉट बैड, बट गलत चीजों पे खर्च करना, 4 साल के बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि सो कॉल्ड आपके पास आ जाए, आप मामा जी हैं उसके या चाची जी हैं, और चॉकलेट खिलाए पड़े खिलाए पड़े खिलाए पड़े, फिर उसके दांतों में लग गया कीड़ा, अब उसके पापा मम्मी कीड़ा बन के आपको काटेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझे? समझ में आई बात? या तो सरकार अपनी कमाई बढ़ाए। कैसे सरकार अपनी कमाई बढ़ाएगी? लोगों से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई 45,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, बट अगर टैक्स रेट जो इंडिया में मान लीजिए 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में लोग कमाते हैं, दे पे इन दैट स्लैब हाउ मच टैक्स? 20%। अब इन लोगों से हम टैक्स लेंगे 25%। जैसे न्यू रेजिम ऑफ इनकम टैक्स क्या है बच्चों? नीचे के लेवल पे टैक्स कम है, बट ऊपर के लेवल पे टैक्स ज्यादा है, और कोई छूट भी नहीं मिलती आपको। तो गवर्नमेंट एक तरह से लॉलीपॉप दे रही है। आज जब आप कम कमा रहे हैं तो फायदा है, 2 साल बाद तो कमाई बढ़ी जाएगी, 3 साल बाद बढ़ जाएगी, 4 साल बाद बढ़ जाएगी, कोई छूट तो हम देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट अपनी कमाई बढ़ा रही है ताकि उनका डेफिसिट बढ़ जाए। जब 20% टैक्स कलेक्ट होता है तो गवर्नमेंट को मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए मिलता है। कितना बच्चों? 2000 करोड़, जो 45 के अंदर जुड़ा है। बट जब टैक्स रेट 20 से 25 हो जाएगा बच्चों, तो गवर्नमेंट को मिलेगा 4,500 करोड़। कितनी इनकम बढ़ गई बच्चों टैक्स की? 2 से 4.5, कितनी बढ़ गई? 2.5। तो ये 45 से बढ़ के 47.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? अभी 2000 करोड़ मिल रहा है, कितना टैक्स चार्ज कर रही है गवर्नमेंट आपके पापा मम्मी से? 20%। अब गवर्नमेंट कितना टैक्स मांगेगी पापा से? 25। ढेर सारे पापा मम्मी ज्यादा टैक्स देंगे। 2000 करोड़ जो टैक्स मिलता था वो कितना मिलेगा? 4.5। 2.5 करोड़ ओवरऑल बढ़ गया, 2,500 करोड़, 45 का 47.5 हो जाएगा। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी, कुछ हद तक आपका डेफिसिट कम हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, पीपल मस्ट हैव हर्ड व्हाट इज LIC चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपए LIC से अपने निकाल लिए और पब्लिक के लगवा दिए। कैसे लगवा दिए? पब्लिक को बोला यहां पैसा लगाओ। 6,000 करोड़ रुपए के 100 रुपए वाले 60 करोड़ यूनिट्स, पीसेस बनाए, जिन्हें क्या बोलते हैं? शेयर्स। कुछ मैंने खरीदे, कुछ आपके पापा मैंने खरीदे, कुछ किसी ने खरीदे एंड ऑल दैट। तो गवर्नमेंट ने अपने पैसे निकाल के पब्लिक के पैसे लगवा दिए। तो अगेन पब्लिक का पैसा जब आया तो पब्लिक के पास से गवर्नमेंट के पास आ गया। गवर्नमेंट इस 6,000 करोड़ से टनल बनवाएगी, रोड बनवाएगी, तो रिसिप्ट ही तो हुआ ना बच्चों? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने एक घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का, हुज मनी इज इन्वेस्टेड देयर? योर्स। 5 साल बाद वो घर हो गया बाजार में 7.5 करोड़ का। आपने सोचा आज इसको बेच देते हैं, एक पर्सन पकड़ा, 7 करोड़ में डील फाइनल की। तो अब उस घर में किसका पैसा लगा है? उस पर्सन का। तो आपके पास कैश तो 7 करोड़ आ गया। अब आप इस 7 करोड़ से नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आपका टोटल रिसिप्ट क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेटाइजेशन। गॉट इट क्लियर? तो अभी
LIC में अगर मैं बोलूं कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का था, अभी भी गवर्नमेंट का है, 3% ओनरशिप गवर्नमेंट ने पब्लिक को दे दी। कितनी? 3%। मान लेते हैं पहले 100% LIC गवर्नमेंट ओन थी, मान लीजिए 20% गवर्नमेंट ने पहले पब्लिक को दिया था, तो 80% उनका राइट था। अभी 3% और दे दिया, तो अभी भी गवर्नमेंट का प्रकोप, डोमिनेशन, होल्डिंग कितने परसेंट की है बच्चों? 77% की। स्टिल इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, स्टिल इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बट क्योंकि पब्लिक का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो सेक्टर आप इसे पब्लिक सेक्टर बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? बट अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ऐसे लोगों से करा ले, रहेगी ये पब्लिक कंपनी, बिकॉज पब्लिक का पैसा इस पे लगा है। गौतम अडानी भी पब्लिक ही है बेसिकली, बट अब इसमें शब्द प्राइवेटाइजेशन जुड़ेगा, क्योंकि अब नॉन गवर्नमेंटल कंट्रोल आ गया इसके ऊपर। आई रिपीट, अब इसके ऊपर नॉन गवर्नमेंटल कंट्रोल आ गया। तो पहले बच्चों हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम की जायदाद थी, जो डिसीजंस लेने होते थे वो टेलीकॉम मिनिस्टर लेते थे। बट जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई इनको भी थोड़ा कंपटीशन में उतारा जाए, इनको भी अब स्विमिंग पूल में कुदाया जाए, कब तक टब के अंदर बैठ के नहाते रहेंगे, तो गवर्नमेंट ने अपने पैसे निकाले और पब्लिक के पैसे लगवा दिए। बट उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, फ्रॉम कॉर्पोरेशन, निगम, इट हैज बिकम अ लिमिटेड कंपनी, इट हैज बिकम अ लिमिटेड कंपनी। मतलब पहले आपके दादाजी ने एक हवेली बनवाई, वो राजा थे, बट अब कोई थोड़ा रहता है हवेलियों में, नौटंकी लगता है, एकदम जोकर टाइप कपड़े पहनते थे बड़े बड़े, राजा भी एकदम लेडीज वाला पूरा वो घाघरा पहन लेते थे। तो अब वो जो हवेलियां हैं आपके उदयपुर में, जयपुर में, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार रिजॉर्ट एंड पैलेस होटल्स। उसका एक छोटा सा एरिया राजा साहब के ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ने फ्लैट की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो है स्टिल वो उनकी रियासत, बट अब ये वर्ड पब्लिक डोमेन में खत्म हो चुका है। समझ में आया? राजा जी बहुत बड़े आदमी थे, तो प्रेजेंट गवर्नमेंटल सिस्टम ने सोचा चलो उनको राज्यसभा से MP बना दें। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो BSNL पहले भी गवर्नमेंट था, अभी भी गवर्नमेंट है। पहले कंट्रोल एंड ओनरशिप गवर्नमेंट की थी डायरेक्टली, अब पब्लिक सेक्टर बन गया ये। समझ में आ गया? पहले उनके हेड मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम थे, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ गए। नहीं समझे बात को? पक्का? पहले राजा थे, अब प्राइम मिनिस्टर है। तो पहले मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी, अब रिपब्लिक हो गई, डेमोक्रेसी हो गई। नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए, देन चिल्ड्रन वी हैव फर्दर टू दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है सर? इसके बच्चों दो मीनिंग होते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। डेफिसिट फाइनेंसिंग का वेस्टर्न कंट्रीज में मीनिंग होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। पेड़ काटो पैसा छापो, पेड़ काटो पैसा छापो, पेड़ काटो पैसा छापो। मतलब सर पक 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 पक, पेड़ काटो पैसा छापो, पेड़ काटो पैसा छापो। US ऐसे ही करता है, तभी उनकी हालत खराब रहती है, पैसा ज्यादा छाप देते हैं और बैकअप में औकात उनकी होती नहीं है। बट हमारे कंटेंट में इट सिंपली मींस ओनली एंड ओनली व्हाट चिल्ड्रन? बोरिंग। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब अपनी डेफिशिएंसी को कहां से फाइनेंस करेंगे, तो इट इज बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। इंडिया इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि अगर आप नई करेंसी छापें और पैसा ऑलरेडी आपके देश में बहुत है, तो RBI ज्यादा पैसा छाप के क्या करेगा? मनी सप्लाई बढ़ाएगा, बैंकों के पास पैसा आएगा, बैंक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बांट देंगे। आपकी हैसियत थी लोन लेकर रीपे करने की, मेरी नहीं थी। बैंक ने आपको 2 करोड़ का लोन दिया, मेरे को 10 लाख का लोन दे दिया। मैंने 10 लाख के लोन से कार खरीद ली और संडे संडे फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। कमाई इतनी थी नहीं कि कार की EMI पे कर दे, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करे? मेरी उंगलियां काट लेगा। बैंक कैसा अक्षय कुमार थोड़ा है, क्या करेगा? कार सीज कर ले, जले जाओ, जले जाओ। जब मेजोरिटी लोग ही दरिद्र हैं कंट्री में, क्या ये सीज की हुई कार कोई खरीदेगा उनसे? नो। तो कार भी औने पौने दाम में बिक जाएगी। तो अल्टीमेटली पैसा तो वापस नहीं आया, पैसा वापस नहीं आया। किसी का तो था ये पैसा, चाहे किसी डिपॉजिटर का था, चाहे RBI का था, किसी का तो था ना। कंट्री में गाड़ियां ढेर सारी बिकने लग गई लोन की वजह से, बट लोगों की रियल कैपेसिटी कार लोन पे लेने की थी ही नहीं। जो शोरूम वाला था वही मजे ले रहा था, 9 लाख की गाड़ी वो भी 10 लाख में चिपका रहा था। तो कंट्री में गाड़ियां अननेसेसरली महंगी हो गई। कार एक एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन।
पीवीआर सिनेमास को लगा बैंक वाले तो मूवी का टिकट भी दे रहे हैं, इस फ्राइडे मूवी का टिकट लोन पे ले लीजिए, 500 रुपए का टिकट है, 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दीजिए। हमारे पास वो भी पैसा नहीं था, फोकट में मूवी देख के चले आए। तो पीवीआर के पास पैसे तो आ गए, बट बैंक को वो पैसा मिल नहीं पाया। तो महंगाई इसी तरह से बढ़ रही थी, बिकॉज सेलर्स वर नोइंग दैट कंज्यूमर्स आर हैविंग एम्पल ऑफ मनी बिकॉज बैंक इज लेंडिंग देम इजिली। बैंक की क्रेडिट पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, लोगों को दनादन पैसा मिला जा रहा है। तो बैंक ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बैंक को रीपे तो होगा नहीं, ऑर्डर दाम बढ़ा जा रहा है, तो अब क्या गरीब लोग कार खरीद पाएंगे, पीवीआर जा पाएंगे? बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो इसीलिए न्यू करेंसी प्रिंट नहीं करते। सर बोरोइंग में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोरोइंग में क्या होगा भाई, आपके पैसे मेरे पास आएंगे, ठीक है, मैं जाके खर्च करूंगा, बट आपका ही तो पैसा मेरे पास आया है, क्या आप खर्च कर पाएंगे? नो। एक एग्जांपल लेते हैं, न्यू करेंसी का डिफेक्ट समझ में आ गया। अब आपके दादाजी के पास 2 करोड़ रुपए है सरप्लस किसी बैंक में। दादाजी के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो इससे सो कॉल्ड पूरे इंडिया का पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी पे भ्रमण कराएं और 50 लाख रुपए खर्च कर दें। दूसरा तरीका, इसमें से 50 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दें एट 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब दादाजी ने 50 लाख रुपए खर्च नहीं किया। जब दादाजी 50 लाख खर्च नहीं करेंगे तो पैलेस ऑन व्हील्स वाले अपना टिकट का प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सवारी ही नहीं है। मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो फ्लैट भी बेच रहा है वो भी अपना दाम नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि आपके दादाजी का मेंटालिटी क्या है, बैंक में एफडी कराओ, फ्लैट ना खरीदो। क्या कोई बिल्डर प्राइस बढ़ा पाएगा? नो। दादाजी को आपने ज्ञान दिया, बूढ़ा मूवी आई है जवान के बाद, शाहरुख खान ने जवान बनाई, अमिताभ बच्चन ने बूढ़ा बना दी। समझ में आ गया? आप दादाजी कह रहे हैं 1100 का टिकट है, देखने चलेंगे, दादाजी ने वही लखानी इस्तेमाल किया, बाकी तो बातें क्लियर होंगी। समझ में आ गया? और यहाँ 9 नंबर प्रिंट हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अब दादाजी ने कहा नहीं मैं तो बैंक में एफडी कराऊंगा, तो दादाजी के पैसे ना पीवीआर जा रहे हैं, ना दादाजी के पैसे फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर के पास जा रहे हैं, ना दादाजी पैसा बर्बाद करके पैलेस ऑन व्हील्स पे या कोई वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? बाई प्लेन दादाजी कहां जा रहे हैं? बैंक में। बैंक कह रहा है दादाजी ये एफडी अगर आप हमारे यहां कराते हैं 7.5 है, बट अगर आरबीआई का बॉन्ड खरीद लें तो 8.75 है इंटरेस्ट। दादाजी कहेंगे ऐसा क्यों? आरबीआई के बॉन्ड का पैसा आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए बीच में नहीं मिलेगा, बट बैंक की एफडी आप जब चाहेंगे आपको वापस मिल जाएगी, ½ % इंटरेस्ट काट लेंगे हम आपका। तो दादाजी कह रहे हैं नहीं मेरे तो कोई पैसे की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे तो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, शादी अभी बाद में ही होनी है, उन्हीं को शगुन देना है शादी में बस ये। तो दादाजी ने आरबीआई का बॉन्ड खरीद लिया, पैसे चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे 1 लाख दादाजी से 50-50 लाख रुपए लिया था। व्हाट इज 50 लाख इंटू 1 लाख? हम लोग कहेंगे 50 लाख, 1 2 3 4 5, चलिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए गुड्डू जी को मिल गया। अभी गुड्डू जी कौन है? प्यार से अपने गडकरी जी को मैं गुड्डू जी बोलता हूं। गुड्डू जी को 50,000 करोड़ मिल गया। कितना मिल गया? 50,000। उन्होंने ट्रिपल लेन का टनल एंड हाईवे फ्लाईओवर बना दिया। मतलब सर सबसे नीचे छोटी सो कॉल्ड यॉट राफ्ट जाने के लिए उन्होंने बनाया सो कॉल्ड रिवर की नहर एक तरह से, जिसमें उनका आइडिया है लगभग 20,000 करोड़ खर्च होंगे। इसके ऊपर मतलब 50 फीट ऊपर, थोड़े 10-20 फीट वाले शिप नाव अभी निकल जाए, 50 फीट ऊपर फिर एक रोड लेइंग हुई है, उस पे बन गई रोड 8 लेन का फ्लाईओवर। इस पे खर्च हुए लगभग 12,000 करोड़ रुपए। समझ में आ गया? फिर उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया जिससे ट्रेन जाएगी, उस पे खर्च होने हैं 18,000 करोड़ रुपए। एयर रोड एंड रेल कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? अभी बना रहे नया, एक ऑपरेटिव होने वाला कुछ दिन में। पानीपत से टर्मिनल 3 20 मिनट के अंदर आप पहुंचेंगे, मात्र 20 मिनट के अंदर। शायद मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ये नहीं डिस्कस किया था, 11th वालों के साथ किया होगा तो बता दें। नया बन रहा है बच्चों, पानीपत से टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुना होगा आपने नाम,
पहले 2.25 घंटे लगता था बाई रोड जाने में, अब 21 से 22 मिनट लगेगा बस। उनका क्लेम 20 मिनट का है। 28 किलोमीटर का टनल बना है और उसके ऊपर रोड्स है बेसिकली। व्हाट इट, तो ये पैसा यहाँ पे खर्च होगा। तो सर ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा पहले ये बताइए। अरे भाई इस पे लोग टोल वोल कटवाएंगे कि नहीं, समझ में आई बात की नहीं। तो टोल के पैसे से कमाई होगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो कमाई में से आपको इंटरेस्ट दे देंगे। प्लस अब जब ये फ्लाईओवर 8 लेन का 10 लेन का बनेगा तो गाड़ियां भी यहाँ पे 200-220 किलोमीटर वाली होंगी, फिर उधर कार कंपनी और हाई स्पीड कार्स बनाएंगी। नहीं समझे बात को, पक्का। तो गवर्नमेंट का बोरोइंग से ये एडवांटेज होगा कि जो आवारा टाइप के लोग हैं वो अपना खर्चा नहीं करेंगे, पैसे इंटर्न गवर्नमेंट के पास चले गए। बट न्यू करेंसी में क्या होगा, जो पैसे ऑलरेडी लोगों के पास है वो तो खर्च होंगे ही होंगे, करेंसी छपेगी तो और खर्च होंगे। तो देश में लोग डिमांड ज्यादा करेंगे गुड्स की क्योंकि खर्चा ज्यादा है, बट गुड्स तो उतने है ही नहीं, तो दाम बढ़ जाएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब समझ गए सब लोग। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इट इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज बोरोइंग। और बच्चों हम एक नए नाम से अपने इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को जानते हैं जिसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग। ये क्या होता है सर, ये सबको पता है। आपने बच्चों अपने जीवन में कभी हैंडपंप देखा है, हैंडपंप से पानी निकाला है कभी? ये जो आजकल का घर में समर्सेबल लगा होता है ना, ये एक तरह का ऑटोमेटिक हैंडपंप ही है। यू स्विच ऑन, ठीक है, वो पानी निकाल के आपको देता है। हैंडपंप से ऐसे करते थे। हिंदी में उसको बोलते हैं गेड़ना। व्हाट, पानी गेड़ के ले आओ, राजस्थानी भाषा है बेसिकली ये। गेड़ना, पानी गेड़ के ले आओ, मतलब हैंडपंप चलाओ। पंप प्राइमिंग यही होता, और निकालो और निकालो और निकालो। तो वही चीज डेफिसिट फाइनेंसिंग भी है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का दूसरा नाम होता है पंप प्राइमिंग। ये ज्यादातर आईएससी की बुक्स में लिखा होता है, सीबीएसई बुक्स में ना के बराबर मिलेगा। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे डेफिसिट कम होगी हमारी, पक्का। चलिए झटपट लिख लीजिए। तो अब फर्दर एक एक करके ज्ञान आपको मिलेगा, बता दिया मैंने खैर आपको ये। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? तो इसीलिए गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, सो कॉल्ड बोर्ड ऑफिस हो गए, अदर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, तो मोदी जी ने 2014-15 में इनको नमस्ते कर लिया कि हम आपके नुकसान का, आपका खर्चा जो होगा 30% देंगे, बस 70% आपको अपने काम धाम से ही अरेंज करना है। इसीलिए सीबीएसई ने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स एग्जाम फीस बढ़ा दी। 2,500 रुपए के आसपास लगती है आजकल, पहले मुश्किल से 300-400 रुपए हुआ करती थी। पहले सब्सिडी मिलती थी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म कर दी क्योंकि गवर्नमेंट को पता है बच्चों के पेरेंट्स रईस हो चुके हैं, वो उधर सब्सिडी देते हैं या बच्चे जाके पिज्जा हट में पार्टी करते हैं। तो पिज्जा हट में पार्टी मत करो, रजिस्ट्रेशन फीस भरो ज्यादा, तो पिज्जा हट में पार्टी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और पिज्जा हट वाले महंगा पिज्जा बेच नहीं पाएंगे। टैक्स बेस समझ में आ गया। टैक्स एवेजन शुड बी चेक। ये कैसे चेक करेंगे, हिंदुस्तान में इसको चेक करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काफी टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी बीच में एमजे मिले जुले रहते हैं। लोग सोचे माइकल जैक्सन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने टीडीएस वगैरह का सिस्टम स्टार्ट किया। इसीलिए अब नया मार्केट सिस्टम चल रहा है। काफी जगह आप देखते होंगे नाइट मार्केट लग रही है, तो वहां पे शॉपकीपर्स को बोला जा रहा है कि आपसे अगले 5 साल तक कोई किराया नहीं लेंगे। ठेला लगाना है, दुकान लगा, कुछ लगाओ, कंडीशन इज कि आप सिर्फ डिजिटली ही सामान बेचेंगे, मतलब आप पैसा कैश में नहीं लेंगे। अगर हमें खबर लगी कि आपने पैसा कैश में लिया, उसी दिन आपका तंबू का नाट टेंटों खड़ा फिकवा दिया जाएगा। गवर्नमेंट को क्या फायदा, ये जितने लोग डिजिटली सामान बेचेंगे, एक तो इनकी इनकम पकड़ में आएगी, कितने करोड़ की चाट बिकी, कितने मिलियन डॉलर्स का मोमोज बिका, अंडरस्टैंडिंग। और जो लोग खर्च भी कर रहे हैं उनकी भी ट्रैकिंग होगी। पता लगा ठंडा पानी हर दिन जाके 500 का मोमोज खाते हैं, महीने का 15,000, साल भर का 1,80,000, 2 लाख का तो मोमोज खा गए। और अपनी आईटीआर में फाइल करते हैं मेरी इनकम तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख इनकम थी, 2 लाख का मोमोज खा गए। कितने झुट्टे टाइप के हैं। गॉट इट क्लियर? तो धीरे धीरे होने वाला है, बस अगली सरकार बनने दीजिए, यही सब होएगा। कैश ही मेरे को लग रहा है खत्म हो जाएगा और आपको ऑफर दिया जाएगा, अगर आप डिजिटल वॉलेट में पैसा रखते हैं और डिजिटल स्पेंडिंग करते हैं 5% डिस्काउंट, कैशबैक। एक बार आपको आदत हो जाएगी, टैक्स और पकड़ में आ जाएंगे, 10 साल बाद सब कैशबैक बंद। समझ में आया? डिसइन्वेस्टमेंट ऑलरेडी टोल्ड। डेफिसिट फाइनेंसिंग लिखा ना, मींस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग। सर ये तो दोनों लिख दिया, मैंने आपको पहले दोनों बताया। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब अंग्रेजी मीनिंग होता है अपनी डेफिशिएंसी को फाइनेंस करना, अरेंज करना।
पार्टी करनी है आपको घर में, मम्मी के लिए पैसा कहां से लाओगे, फाइनेंस कहां से करोगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का इंग्लिश मीनिंग है फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू कवर अप द शॉर्टेज ऑफ मनी। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इट इज नोट छापना, करेंसी छापना, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बोरो करना। तो मैंने बताया ना, दादाजी ने बॉन्ड खरीदा था, ये लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, 90 दिन का लोन। आई रिपीट चिल्ड्रन, 90 दिन का लोन। ट्रेजरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सरकारी खजाने को ट्रेजरी बोला जाता है, उस खजाने में पैसा जाता है। टी बिल्स बोलते हैं इसको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज। व्हाट, टी बिल्स। आप देखिएगा न्यूज़पेपर में छपता रहता है ये। हाँ बोलिए, क्या? स्टेट के अलग अलग होती है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी टी बिल्स इशू करती है और सेंट्रल भी इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, वो अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। ठीक, समझ में आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब? तो कैसे फाइनेंस करेंगे बता दिया बच्चों। या तो मनी सप्लाई बढ़ाइए, मतलब मोर करेंसी छापिए, बट इज इट गुड? कभी कभी अच्छा है, हमेशा अच्छा नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक इज द बेस्ट ऑप्शन। पब्लिक नाराज भी नहीं होगी, फालतू पैसा जो आवारागर्दी के लिए उनके पास पड़ा है वो सरकार के पास आएगा, गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाएगी, एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीफ कि मेरा पैसा कल को वापस तो आना ही आना है। समझे कि नहीं? बट टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं मिलता आपको कभी। व्हाट इट? हाँ, गवर्नमेंट अगर यूएस गवर्नमेंट की तरह स्कीम दे, जितना टैक्स आप देंगे उतना हम आपको अगले साल डिस्काउंट दे देंगे आपके बच्चे की स्कूल फीस में, आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो। अच्छा, टैक्स दिए हमारे पिताजी 25 लाख रुपए और गवर्नमेंट फीस कितनी है, 915 रुपया। कोई बात नहीं, पूरे खानदान फ्री में पढ़ाएंगे। तो हिंदुस्तानी आदमी सोचता नहीं, टैक्स ही चुरा लो, ठीक रहेगा। गॉट इट क्लियर? बट आने वाला टाइम बहुत सख्त होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप लीगल वेज से टैक्स को दाएं बाएं कर सकते हैं, और आप सोचें कि आप सांस लें एंड उनको ना पता लगे। सासू माँ को चाहे ना पता लगे, उनको जरूर पता लग जाएगा। व्हाट इट क्लियर? अभी माँ जकड़बर को पकड़े वो लोग, जो लोग अपना ये चोंच दिखा दिखा के फोटो खिंचाते हैं ना, मुंह बना बना के बकरी गैया की तरह, मलेशिया गए थे, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, 3 लाख की इनकम है। पता लगा 9 लाख रुपए मलेशिया में खर्च करके आए 5 लोग का परिवार, और कह रहे 3 लाख इनकम है। सर सरकार को कैसे पता लग गया? वो फेसबुक पे फोटो अपलोड किए थे ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां से फोटो एक्सट्रैक्ट कर लिया तुम्हारी। सर इनको कैसे पता लगा? क्योंकि जिस मोबाइल फोन से आपने फोटो खींची थी, उसी मोबाइल फोन से आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट भी खोलते हैं। उन्होंने आपके लोकेशन को, जियो लोकेशन को टैग कर लिया कि यही मोबाइल 4 महीने पहले मालदीव में था, और इसी मोबाइल से न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस में पत्थर गली के पीछे आपने अपने ऑफिस में इनकम टैक्स ई फाइलिंग का वेबसाइट खोला है। कुछ तो रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता चोर कहलाता है। समझे कि नहीं समझे? तो टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन द अपकमिंग डेज। सर कैसे बच सकते हैं? सर 2 मोबाइल खरीद लें, ईमेल आईडी। अच्छा सर, 2 ईमेल आईडी बना लेंगे, आपका नाम और सबसे बड़ी चीज लोकेशन। या तो आप इतने सतर्क हो कि मालदीव जाए तो वो ईमेल आईडी एक्सेस ना करें, बट इम्पॉसिबल। सोशल इन्फ्लुएंस मीडिया का इतना ज्यादा है, डिजिटल फुटप्रिंट की पॉसिबल कभी ना कभी। आप खुद ही सोचिए, हम एक फोन नंबर ले लें, ये किसी को नहीं बताएंगे, धीरे 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 सबको पता चल ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मैंने बच्चों अपने इस आईफोन 14 में एक नंबर लगाया हुआ है। ये नंबर मेरे पास पिछले 10-12 साल से था, बट आई हार्डली यूज टू यूज इट। व्हाट इट क्लियर? और वो टुक टुक बटन वाले फोन पे था, और ये घर पे एक जगह दलिदर की तरह रखा रहता था, समझ में आया? और इस्तेमाल नहीं होता था। बट जब से इसमें लग गया, मैंने 1-2 लोगों को कॉल किया, अब मेरे 20% कॉल इस पे आने लग गए हैं। तो डिजिटल इंपैक्ट फुटप्रिंट इतना ज्यादा इंसान का कि वो अपने आप को तो रोक नहीं सकता। और अगर आप चलिए ईमेल आईडी अलग एक्सेस कर भी लें, कभी पासवर्ड तो भूलेंगे, वो पूछेगा ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी बताओ। ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी तो यही दी हुई है आपने। समझे कि नहीं समझे? तो इतनी पचड़ेबाजी करने से अच्छा है सही तरीके से कमाएं और सही तरीके से टैक्स दे दें। नहीं तो सर, नहीं तो जाओ कनाडा और गया। और आजकल तो कनाडा में प्रॉब्लम फंस गया। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सर क्या करें, नेता बन जाए? नेता बन जाओ तभी सुखी रहोगे। चलिए बच्चों, बोरोइंग इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन, बोरोइंग अंडरस्टूड वेल। चलिए, तो ये हो गया। एक बीच में टॉपिक छोड़ा था हम लोग ने बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस डेफिसिट्स, इजंट इट? तो जरा अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दीजिए, implications of various type of deficits।
implication of various type of deficits. ये ज्ञान बच्चों हम अगले लेक्चर में आपको देंगे। इम्प्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होता है, ये जो मैंने आपको मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ाई थी उसी से काफी ज्यादा प्रभावित है, तो बहुत ज्यादा आपको इसमें समझना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप मेरिट्स डीमेरिट्स में मेरी ये बातें समझ चुके हैं। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, शायद 5th या 4th था, तो मैं अगली क्लास में इनको टेकअप कर लूंगा। फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं? इम्प्लीकेशन मतलब इफेक्ट। अब जहर खा ले तो क्या इम्प्लीकेशन होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। सर मरेंगे नहीं, जहर भी डुप्लीकेट आ रहा है आजकल, चाइना से आ रहा है, चाइनीज जहर है। व्हाट इट एंड प्राइमरी डेफिसिट में बच्चों इम्प्लीकेशन नहीं है, इट इज सिग्निफिकेंट। मैंने बताया था ना जीरो पीडी का मतलब क्या होता है, देखिए लास्ट में लिखा है साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। तो आपकी देश की जो औकात है वो एफडी से चेक होती है, और आपकी भी उसी से चेक होती है कितनी एफडी है। सरकार के लिए फिजिकल डेफिसिट और आपके लिए बैंक का फिक्स डिपॉजिट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन।